नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुकेश जी अहमदाबाद से बहुत सारे रिसर्च करके आप लाए हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है अपने दर्शकों को बताने के लिए, तो इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको कई सारी खास बातें बताने वाले हैं। मसलन, अगर इनकम टैक्स ने आपके रिफंड को पुराने डिमांड के बदले एडजस्ट करने का नोटिस भेजा है, तो ऐसे नोटिस का कैसे दें जवाब। अलग अलग तरह के एसेट पर कमाए हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो उस पर कैसे बनता है टैक्स और कैसे बचाएं टैक्स। और साथ ही ये भी बताएंगे कि एचयूएफ से जुड़े गिफ्ट के मामले में कैसे करें टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन इन दिनों एक जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है वह है कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आने वाले नोटिस, और वो नोटिस जो है उन लोगों के मंसूबे पर पानी फेर देता है जो रिफंड के इंतजार में बैठे होते हैं। दरअसल सेक्शन 245 के तहत ये नोटिस आ रहा है और कहा जाता है कि आपका जो रिफंड बनता था, उस रिफंड को हम क्यों ना किसी टैक्स डिमांड के साथ एडजस्ट कर लें। वो टैक्स डिमांड कई बार साल भर पुराना होता है, तो कई बार वर्षों पुराना होता है। तो इस पर हम लोगों ने अलग अलग मुद्दे पर चर्चा की थी, कई बार सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाई थी। सरकार ने माना भी टैक्स पेयर्स को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन कानून है तो कानून का पालन करना होगा। तो सबसे पहले इन्हीं मुद्दे को लेकर मुकेश पटेल साहब के पास चलते हैं। मुकेश जी, ये जो मामला है सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेजा जाना, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये नोटिस भेजा जाना क्या कानूनन सही है, कानून इस बात की इजाजत देता है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये नोटिस का भेजना तो जायज है, क्योंकि सेक्शन 245 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर टैक्स पेयर के केस में कोई डिमांड है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई रिफंड दिए जाने का प्रस्ताव है, तो सबसे पहले वो रिफंड देने के पहले ये जो डिमांड है वो रिफंड के सामने सेट ऑफ करने का डिपार्टमेंट कानूनी हक रखती है। तो दैट कैनॉट बी डिस्प्यूटेड कि सेक्शन 245 में ये क्यों करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमें ख्याल ये रखना है कि सेक्शन 245 में ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसके लिए टैक्स पेयर को नोटिस देनी पड़ती है सीपीसी को कि हम एडजस्ट करना चाहते हैं, और वो नोटिस दिए बिना अगर एडजस्टमेंट होता है तो वो गलत है। तो यही नोटिस दरअसल आया है मुकेश पटेल जी लोगों के पास, और ये जो नोटिस आया है इसी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि अब इस नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सही सवाल आपने किया है लक्ष्मण जी। इसमें दो पहलू है। अब देखिए, अगर टैक्स पेयर जानता है कि मेरे केस में कोई वास्तविक डिमांड है और वो डिमांड के सामने ये सेट ऑफ का प्रस्ताव है, तो उस केस में तो आपको कुछ करना जरूरी भी नहीं है। वो आप कुछ रिप्लाई नहीं देंगे तो भी वो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ये जो डिमांड है उसके सामने आपका विरोध है, क्योंकि ये डिमांड आपके मंतव्य से ये जायज नहीं है, इट इज एरोनियस, इट इज नॉट करेक्ट। तो आपको क्या करना है? अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो कानून ये कहता है कि अगर 30 डेज में आपने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपको कुछ कहना नहीं है, वो प्रस्ताव सही है, वो मान के वो डिमांड जो है उसके सामने रिफंड सेट ऑफ कर लेंगे। इसलिए टैक्स पेयर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलर्ट रहे, और ऐसी नोटिस है, भले 30 दिन का समय दिया जाता है, पर जल्दी से जल्दी आप उसका रिस्पॉन्स करें। अपने जो ई फाइलिंग पोर्टल पर ई प्रोसीडिंग्स में जाके आपको देखना है कि ये जो डिमांड, आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो एक कॉलम होता है, वहां आप क्लिक करेंगे तो एग्री विथ डिमांड, डिसएग्री विथ डिमांड और पार्शियली एग्री और डिसएग्री विथ डिमांड, ये सब कॉलम्स होते हैं। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो क्यों डिसएग्री करते हैं उसके लिए भी कारण लिखने का आपको मौका दिया जाता है। इसे मुकेश जी, मेरा सवाल ये रिस्पॉन्स देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मुकेश जी, आपने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो है कि जो 30 दिन की समय सीमा है उसके भीतर अगर आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाए कि डिमांड आप स्वीकार कर रहे हैं, एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई डिमांड आया है जो बहुत पुराना डिमांड है, वर्षों पुराना, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना डिमांड है, और अगर मुझे ये पता ही नहीं कि ये डिमांड जो कह रहे हैं उसके कोई दस्तावेज नहीं है, कोई मेरे पास जानकारी नहीं, यादाश्त शक्ति भी कई लोगों को 20 साल की नहीं रहती है, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए?
उसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले तो डिसएग्री विद डिमांड करो, क्योंकि जब आप डिसएग्री करते हो तो आपको एक सुरक्षा कवच मिल जाता है, क्योंकि कानून ये कहता है, प्रोसीजर ये कहता है कि आपका रिस्पॉन्स जो आपके असेसिंग ऑफिसर को शेयर किए बिना और उसका रिस्पॉन्स लिए बिना सीपीसी एडजस्टमेंट नहीं कर सकती है। अब आपने अपना कारण दिया कि भाई ये गलत है, क्यों गलत है, ये भी कह सकते हैं कि ये पुरानी है, इसका कोई वजूद नहीं है, तो वो देने के बाद ये मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है। तो आप एक स्टेप और ले सकते हैं कि सीपीसी में डिसएग्री करके आप अपने असेसिंग ऑफिसर को लिखिए कि भाई ये सीपीसी में ये जो डिमांड दी गई है और जिसका रिस्पांस आपको भी देना है, क्योंकि 21 डेज में एओ को रिस्पांस देना है, तो वो रिस्पॉन्स आप दे। उसके पहले मेरी बात यह है, आप देखिए मेरा रेक्टिफिकेशन है, अपील इफेक्ट है या पुराना डिमांड है, उसका कोई बेस ही नहीं है। आप अपनी बात असेसिंग ऑफिसर के पास रखिए ताकि असेसिंग ऑफिसर मैकेनिकली वो डिमांड को सही न बताएं, क्योंकि वो सही बताएगा तो फिर एडजस्टमेंट होगा। तो ये आप अगर अलर्ट रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, तो आपका काम बनेगा। लक्ष्मण, ठीक है, तो स्मार्ट रहना, अलर्ट रहना, और टैक्स गुरु के दर्शक हैं और मुकेश पटेल जी की बातें सुन रहे हैं, तो हमारे दर्शक जाहिर तौर पर अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने नुकसान से बच सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नागपुर, जहां से श्रीनिवास जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीनिवास जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण राय जी, नमस्कार मुकेश पटेल जी। जी बताएं, क्या सवाल है आपके पास? नमस्ते जी। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। मैं और मेरी पत्नी दोनों के नाम पे एक प्लॉट था जी, जिसे हमने अगस्त 2023 में 48 एंड 49 लाख में बेचा है। यह प्लॉट हम 2015 में 17 और 18 लाख में खरीदे। ठीक है। अब हम दोनों प्राप्त पैसों से ज्वाइंट ओनरशिप में एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत करीब करीब 1 करोड़ है और वह हमें 2 वर्षों के अंदर ही अलॉट होने वाली है। क्या हम दोनों इस फ्लैट की खरीदने पर 54F के तहत एलटीसीजी टैक्स बचा सकते हैं क्या? श्रीनिवास जी, ये सवाल आपका भले ही सिंपल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्वाइंट नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी का लेन देन आप करना चाहते हैं, तो कई सारे दर्शकों के लिए बड़े ही काम की चीज है। मुकेश जी, क्या सुझाव देंगे ऐसे लोगों को? इनके लिए, श्रीनिवास जी और उनकी पत्नी के लिए, सबसे पहले तो हम टैक्स गुरु की ओर से खुश खबर ये दें कि कोई भी चिंता या दुविधा बिना आप ये प्लानिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसका मैं आपको रीजनिंग और लॉजिक समझाता हूं। सेक्शन 54F के तहत आपकी वाइफ और आपके केस में, जैसे आपने बताया, दोनों को अलग अलग कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन 54F में हो या 54 में हो, पर्टिकुलरली 54F में ये नियम है कि आप इसके जो आपका सेल कंसिडरेशन है उसका उपयोग आप एक घर में कर सकते हैं। आप दोनों मान लीजिए कुछ बेचते हैं और एक सेल के सामने आप 2 प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पर अगर 2 लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज बेची और उसके कंसिडरेशन को साथ जोड़ के मिला के वो को ओनरशिप में एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस पर कोई भी एम्बार्गो नहीं है। श्रीनिवास जी, आप बिल्कुल सेक्शन 54F में आप और आपकी वाइफ एज जॉइंट ओनर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस 54F की और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करके उसका फायदा टैक्स सेविंग का ले सकेंगे। धन्यवाद श्रीनिवास जी, हम तक आपने अपना सवाल उठाया। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, आप संतुष्ट होंगे और इसी के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो टैक्स अपना बचा भी सकेंगे, टैक्स की देनदारी को कम भी कर सकेंगे। चलते हैं अगले सवाल के पास, रत्नागिरी, जहां से प्रमोद यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार पटेल सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है सर। तो बताएं, देखते हैं आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा इंटरेस्ट लगाइए, क्योंकि आखिर मामला पैसे का है ना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ से कम भी वाला मामला नहीं है। तो बताइए कैसे टैक्स गुरु आपकी मदद करे? हाँ सर, मुझे एक चीज पूछना था। जैसे मैं सुना था शो में कि एलटीसीजी में 1 लाख का छूट रहता है, मतलब कुछ इक्विटी शेयर्स वगैरह सेल्स बेस में अगर 1 साल से ज्यादा आप रखते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है, तो 1 साल के अगर बाद आप बेचते हैं तो
1 लाख तक छूट होती है, लेकिन हमारे जो इधर से सी है वो क्या बोलते हैं कि अगर आप अकाउंट ऑडिट कराते हैं तो ही वो छूट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। अच्छा, इस पे कंफर्मेशन ठीक है, कंफर्मेशन देंगे। मुकेश जी हैं, मुकेश जी। लक्ष्मण जी, इनको हम प्रमोद जी को इतना ही कहेंगे कि आपकी फिक्र छोड़ दीजिए। सेक्शन 112A बहुत क्लियर है। आप अपने सीए को कह सकते हैं कि भाई साहब हमने टैक्स गुरु से परामर्श कर लिया है। सेक्शन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 1 लाख का इक्विटी का एग्जम्पशन लेने के लिए आपके अकाउंट्स को ऑडिट कराना है। कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना कोई भी चिंता या फिक्र प्लीज गो अहेड एंड क्लेम योर एग्जम्पशन। नो बिल्कुल ऑडिट रिक्वायर्ड। प्रमोद जी, कोई कंफ्यूजन तो अब नहीं रहा? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, एक थोड़ा सा और एक कंफर्मेशन चाहिए था हाँ, सर। बताएं ना। जैसे अगर मैं पैसा अपने मिसेज को कुछ देता हूँ अपने सैलरी से, और चाहे शेयर मार्केट में या कहीं भी उनके नाम पे मैं डालता हूँ, अगर उससे जो इनकम होता है तो वो उनको अगर टैक्सेबल होता है तो वो भरेंगे कि मुझे भी भरना पड़ेगा? नहीं, आपका सवाल क्या है मुझे बताइए। ये सर, बोनस में सवाल मेरा आपने इनकम है, पूछ मैं लिया। एक आजकल बोनस नौकरी की वाला सीजन आदमी चल रही हूँ, है और ना। मेरे इनकम से, मेरे पैसे से मैं अपने मिसेज हाँ के जी। अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, वहाँ से चाहे शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ, उससे जो भी प्रॉफिट होता है तो उसका टैक्सेबल लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी उनके ऊपर होगा या मेरे ऊपर होगा? भाई साहब, हाँ मैं समझ गया। आप जो पैसा है अपने अकाउंट में से अपने वाइफ के बैंक अकाउंट में अलग से ट्रांसफर करते हुए, ये अमाउंट आपकी वाइफ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन के तौर पे देते हैं, उस तरीके से दीजिए। उसमें से वो निवेश करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कोई क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा। अगर आप गिफ्ट देते हैं और कैपिटल गेन होगा तो वो क्लबिंग में जाएगा। माना लोन और गिफ्ट में ये बहुत फर्क है, सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजंस को लक्ष्य में रखते हुए। अक्सर हम लोग गिफ्ट देने की बात करते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, तो टैक्स की जिम्मेदारी कैसे बनेगी? एक मुद्दा जो आजकल काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है वो है HUF को लेकर के। तो मेरा सवाल ये है कि HUF अगर गिफ्ट लेते हैं, मेंबर हो नॉन मेंबर हो, तो उस पर टैक्स की जिम्मेदारी क्या कहती है? ऐसा है, जैसे आपने कहा कि HUF को गिफ्ट दी जाती है, HUF गिफ्ट लेता है। अगर वो मेंबर से लेता है तो वो सेक्शन 56(2) के दायरे में वो रिलेटिव से गिफ्ट दी गई ये मान के उस पर HUF को कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में सेक्शन 64(2) उसके तहत क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस लागू पड़ेंगे, ये हमें ख्याल में रखना है। नॉन मेंबर से अगर गिफ्ट ली तो वो HUF को बिल्कुल 50,000 से ऊपर वित्तीय वर्ष में गिफ्ट मिलती है, टैक्स लगेगा ही लगेगा। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। अभी से मान लिया जाए कि ये तो गिफ्ट लेने की बात हुई, अगर गिफ्ट देता है HUF तो वहां पे क्या नियम है? जी अच्छा, वहां भी देयर आर 2 सिचुएशंस कि HUF जो गिफ्ट देता है, अगर जिसको देता है वो नॉन मेंबर है तो नॉन मेंबर के केस में ये 50,000 से ज्यादा इनकम गिना जाएगा गिफ्ट को, और उस पर तो टैक्स लगेगा ही। अब अगर HUF अपने ही मेंबर को गिफ्ट देता है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि इसमें थोड़ा मतांतर है कुछ ट्रिब्यूनल्स के बीच में। कुछ ट्रिब्यूनल्स का कहना यह है कि ये 56(2) के दायरे में ये एग्जम्प्ट गिफ्ट है, क्योंकि इसको रिलेटिव की गिफ्ट माना जाएगा। कुछ ट्रिब्यूनल्स ने ये कहा कि भाई ये रिलेटिव से गिफ्ट में इंडिविजुअल अगर HUF को देता है, लेकिन HUF इंडिविजुअल को देता है तो ये नहीं आएगा। पर इसमें एक नजरिया और है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के तहत कोई भी HUF अपने मेंबर को कुछ अपनी इनकम में से देता है तो उसको एग्जम्प्ट माना जाता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको 56(2) में थोड़ी समस्या है तो आप एक अलग सेक्शन, थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करके सेक्शन 10(2) में एग्जम्पशन मांग सकते हैं। ये मेरा कहना है लक्ष्मण जी। चलिए, तो बहुत ही काम की बात है HUF के लिए। अब वापस से चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिला पर। चलते हैं भुवनेश्वर, जहां से तुषार पांडा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार मुकेश जी, और नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं SBI से एक लोन लेके फ्लैट खरीदा था जिसका इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा हो रहा। तो मैं इनकम टैक्स 24 में वो 2 लाख का रिबेट ले रहा। ठीक है।
तो अभी क्या हुआ, मेरी वाइफ ने कुछ पार्ट पेमेंट के लिए दिया था, तो उससे मैं वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट को, मैं वो मनी पार्ट पेमेंट कर दिया SBI। तो अभी क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट 2 लाख नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जो वाइफ ने जो रकम दिया है उसको मैं अगर कुछ इंटरेस्ट दूं, उसे 24/1 से शो करके पूरा 2 लाख कर सकता हूँ? अगेन आपके लिए खुशखबरी है भाई साहब, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की ये सेक्शन 24 के संदर्भ में 1969 का एक CBDT का सर्कुलर नंबर 28 है, इसे याद रखिएगा। ये कहा गया था कि अगर आपकी एक हाउसिंग लोन को आप चुकाने के लिए और कोई लोन लेते हैं तो वो दूसरी लोन पर जो आप ब्याज चुकाते हैं उसको भी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मान के आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो आपके लिए आंसर है यस। आपकी वाइफ को जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो टोटल कुल मिला के 2 लाख के दायरे में दोनों इंटरेस्ट होते हैं, आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। लक्ष्मण जी, चलिए, तो फायदा इसका मिलेगा तुषार जी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं गुजरात, जहां से भारती शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार भारती जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा है, हेलो, हाँ बताएं, पहला सवाल बताएं, फिर दूसरा सवाल आपसे लूंगा पहला बाद। सर ये है बोलिए कि बोलिए मेरा- भारती जी। हाँ, 2009 में मेरा म्यूचुअल फंड था, तो अभी मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उसको सेल कर दूं, और मेरा एक टेनामेंट है और उसमें मैं एक्सटेंड कर रही हूँ अपना घर, तो उसमें मुझे अगर मैं सेल करती हूँ अभी, तो मुझे सेक्शन 154 में अगर मुझे एग्जम्पशन मिलेगा लॉन्ग टर्म का कुछ? भारती जी, आपके लिए खुश खबर ये है कि आपको जरूर सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि आपका ग्राउंड फ्लोर तो एक घर है ही। अब फर्स्ट फ्लोर को एक सेपरेट यूनिट गिना जा सकता है, और ये आपने उसमें जो कंस्ट्रक्शन में निवेश किया आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में, वो निवेश की रकम आपको सेक्शन 54 के कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के हेतु सर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है भारती जी? ये है कि NRI है, एक तो NRI में उसने जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो अभी सेक्शन 195 को अगर हम रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डिविडेंड इनकम की इंटरेस्ट इनकम क्या ले उसको? देखिए, आपको म्यूचुअल फंड से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो उसको कैपिटल गेन के तहत दिखाना है। अगर आपने डिविडेंड वाला या इंटरेस्ट वाला म्यूचुअल फंड लिया है तो उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम गिनी जाएगी, पर ये NRI का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सेक्शन 195 में TDS एट अ फ्लैट रेट 20%, 20 या 30 जो भी रेट लगता है उसके हिसाब से लगेगा, पर आप अपना रिटर्न भरते हुए जो आपका एक्चुअल टैक्स बनता है उसकी गिनती करके आप रिफंड ले सकेंगे। चलते हैं गुजरात, जहां से शक्ति जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शक्ति जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? मैं स्टेट गवर्नमेंट रिटायरमेंट VRS लेकर रिटायर हुआ हूँ, और रिटायर होने के बाद मुझे ग्रेजुएटी, PF, लीव एनकेशमेंट, कम्यूटेड पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस का सेविंग फंड के पैसे मिलने वाले हैं, तो वो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेबल है या नहीं? और दूसरा, ये IT रिटर्न में कहाँ दिखानी होगी ये इनकम? ठीक है, एग्जामिनेबल इनकम में या सैलरी के साथ? मुकेश जी। शक्ति जी, आपका बिल्कुल 2 क्वेश्चंस को हम फटाफट ले लें। तो सबसे पहले तो अच्छा आपके लिए न्यूज़ ये है कि कोई भी टैक्स पेयर ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम की पसंदगी करता है, दोनों स्कीमों में आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ग्रेचुइटी है, लीव एनकैशमेंट है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वगैरह है, इसको सेक्शन 10 के तहत कंप्लीटली एग्जम्प्ट माना जाता है, इसलिए फिक्र मत करिए, ओल्ड या न्यू दोनों में आपको मिलेगा। सेकेंडली, ये जो आपको एग्जम्प्ट विद इन द लिमिट्स मिलता है उसको आपको दिखाना है ITR में एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल EI होता है उसके दायरे में,
और दिस विल बी ए फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर।